नमस्कार, कानूनी कोना देख रहे हैं आप और कानूनी कोना में हम कानून और न्यायपालिका से जुड़ी बातें करते हैं। न्यायपालिका से जुड़ी एक आजकल खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा वही हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में। ये खबर आपको पता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच चल रही थी। संसद ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। जस्टिस यशवंत वर्मा पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। जस्टिस वर्मा 9 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे दिए थे। जब उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी, उसके तत्काल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो फिर सवाल ये उठ रहा है और सबके मन में सवाल है, उसी पर चर्चा हो रही है कि जब इस्तीफा दे दिए तो आगे क्या होगा? क्योंकि रिमूवल, पद से हटाना, और जो पद से खुद ब खुद हट गया हो, तो आगे आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इस्तीफा भले दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार नहीं किया है, इसलिए उनका इस्तीफा मान्य नहीं होगा। संविधान की व्यवस्था जो है, वो हम बता देते हैं कि संविधान में कहीं भी इस्तीफे को स्वीकार्यता की कोई शर्त नहीं है। संविधान का आर्टिकल 217(1) ये कहता है कि हाईकोर्ट का जज अपने हस्ताक्षर से राष्ट्रपति को संबोधित पत्र के द्वारा इस्तीफा दे सकता है। संविधान इसमें राष्ट्रपति द्वारा इस्तीफे को स्वीकार करने की कोई शर्त नहीं लगाता और इसी व्यवस्था के मुताबिक जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए अब संसद में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में एक फैसला दिया था, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा। इसमें स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट जज का इस्तीफा राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति को इस्तीफा विधिवत संबोधित और कम्युनिकेट किए जाते ही प्रभावी हो जाता है। यह एक तरफा संवैधानिक कृत्य है, मतलब इस्तीफा अगर जज ने दे दिया तो दे दिया और खत्म, इस्तीफा हो गया। तो फिर एक सवाल कि इस्तीफा होने के बाद क्या संसद में कार्रवाई चलेगी? यही एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल है और जिस पर बहस हो रही है। यहाँ पर एक तकनीकी बात है जिस पर हम बात कर लेते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी बार बार महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और जब भी जजों के मामले में बात आती है तो महाभियोग का ही इस्तेमाल किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में ठीक है, लेकिन तकनीकी तौर पर जजों को हटाने की प्रक्रिया है वो रिमूवल कही जाती है, वो महाभियोग नहीं है। संविधान में भी उसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। महाभियोग राष्ट्रपति का होता है और रिमूवल और इम्पीचमेंट यानी महाभियोग में कुछ डिफरेंसेज हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बस इतना यहाँ समझ लीजिए कि जजों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, महाभियोग नहीं है, रिमूवल है। अब एक चीज और समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए आर्टिकल 124(4) और हाई कोर्ट के जजों के लिए आर्टिकल 218 में रिमूवल की व्यवस्था की गई है। दोनों मामलों में प्रक्रिया एक ही है। जजों को हटाने पूरी जांच और संसदीय प्रक्रिया जो होती है, यानी कि जो पार्लियामेंट में जो होने वाली है प्रक्रिया है, कमेटी बनाई जाएगी दोनों सदनों में विशेष बहुमत से, ये सब जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत चलती है। ठीक है। अब यहाँ पर तो वही सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब यशवंत वर्मा ने पहले इस्तीफा दे दिया है तब भी क्या संसद उनमें रिमूवल की कार्रवाई हो सकती है, और अगर होती है तो उसका प्रभाव क्या होगा? रिमूवल का उद्देश्य क्या है? रिमूवल का उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना, और जहां पर खुद ही व्यक्ति पद से हट गया हो फिर क्या मतलब होता है? तो यहां पर स्थिति यही है कि जस्टिस वर्मा खुद ही पद से हट गए हैं। तो तकनीकी जो ये जो था कि हटाने का सवाल जो है तकनीकी रूप से खत्म हो गया है। समझ लेते हैं कि जजेज इंक्वायरी एक्ट का सेक्शन 6 है, भी उसी स्थिति की कल्पना करता है जिसमें जांच समिति दोष सिद्ध करती है और उसके बाद संसद में लंबित रिमूवल जो मोशन होता है उस पर विचार किया जाता है। इसीलिए जस्टिस वर्मा के मामले में एक मत ये भी है कि चूंकि उनका इस्तीफा हो गया है, ऐसे में जो रिमूवल की प्रोसीडिंग है अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है, इंफ्रक्चुअस हो चुका है। मतलब आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण तर्क ये भी हो सकता है कि जांच पूरी हो चुकी है, संसद के सामने रिपोर्ट आ चुकी है, इसलिए संसद कम से कम इस रिपोर्ट पर विचार तो कर ही सकती है। हालांकि ये बात पूरी तरह लोकसभा स्पीकर पर निर्भर करता है। वो चाहे तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं। रिमूवल अगर होता है तो क्या क्या हो सकता है, ये भी एक सवाल हो सकता है कि रिमूवल के प्रभाव की बात अगर करें तो यह जज के प्रतिष्ठा पर असर डालेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए रिकॉर्ड में रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट लिखा जाएगा। उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर भी असर हो सकते हैं। यही नहीं, हाईकोर्ट के जज अलग अलग ट्रिब्यूनल आयोग में नियुक्त होते हैं। जस्टिस वर्मा अगर रिमूव किए जाते हैं तो ट्रिब्यूनल आयोग का रास्ता उनके लिए बंद हो जाएगा। यही नहीं, रिमूवल के बाद क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। अगर संसद उन्हें हटाती है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि उन्हें आपराधिक मामले में दोषी ठहरा दिया गया है, यह एक संसदीय कार्रवाई है। लेकिन अगर कथित नकदी या किसी अन्य आचरण से संबंधित कोई अपराध बनता है उनके खिलाफ तो उनके लिए अलग से आपराधिक मुकदमा चल सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब हम ये देखते हैं कि कब कब ऐसी स्थिति आई है।
जस्टिस वर्मा से सबसे करीब एक मामला है, वो कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र सेन का है। 2011 का मामला है, उनके खिलाफ भी वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर भी संसदीय कार्रवाई आगे बढ़ी, प्रक्रिया आगे बढ़ी, जांच हुआ, जांच में दोषी पाए गए थे। राज्यसभा में जब कार्रवाई शुरू हुई तो वहां पर उन्होंने अपने पक्ष भी रखे, अपना बचाव भी किया। राज्यसभा में 18 अगस्त 2011 को उनको जो रिमूवल प्रस्ताव था वो पास हो गया। अब लोकसभा में बारी थी 1 सितंबर 2011 को। लोकसभा में जब इस प्रस्ताव पे बहस होनी थी, वोटिंग होनी थी, उसके ठीक पहले 1 सितंबर 2011 को सौमित्र सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब इस्तीफा उन्होंने दिया और राष्ट्रपति को भेज दिया, तो राष्ट्रपति को भेज दिया, लोकसभा स्पीकर को बता दिया होगा कि भाई हमने तो दे दिया, और इसके बाद उनके खिलाफ जो रिमूवल का प्रस्ताव था वो वहीं रुक गया था। लोकसभा में उस पर बहस नहीं हुई थी, उस पर मतलब प्रक्रिया वहीं पर ड्रॉप कर दी गई थी। तो अगर आप तुलना करेंगे तो जस्टिस सौमित्र सेन और जस्टिस यशवंत वर्मा का केस कुछ कुछ एक जैसा लगता है, हालांकि सौमित्र सेन के मामले में एक स्टेज बात आगे बढ़ चुकी थी। तो ये हो गई तुलना। तो कई बार अदालतों में हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि पहले कैसे कैसे हुआ था सामान्य मामले में, तो यहाँ पर दो चीजें दिख गई। एक ये कि जो सौमित्र सेन में सिद्धांत अप्लाई हुआ था, अगर जस्टिस वर्मा के मामले में सिद्धांत अप्लाई होता है तो अब ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। दूसरी बात कि जो लोग ये कहते हैं कि अभी इस्तीफा नहीं हुआ इसलिए कि राष्ट्रपति ने उसे स्वीकार नहीं किया होगा, तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति के मंजूरी की शर्त नहीं है। और एक जानकारी और कि अब तक किसी भी जज को संसद के जरिए, रिमूवल के जरिए अभी तक नहीं हटाया गया है। पहला वाला केस आपको याद होगा, जो पहला मामला था जस्टिस वी रामास्वामी का मामला 1993 में, उनके खिलाफ भी कुछ आरोप था और जांच समिति ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया था, और लोकसभा में जब मोशन आया तो संसद के सदस्यों में सहमति नहीं बनी और प्रस्ताव गिर गया था। तो ये तथ्य है कि आज तक संसद से किसी भी जज को, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से नहीं हटाया जा सका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, रिमूवल और इम्पीचमेंट यानी महाभियोग में क्या अंतर है उसे हम अगले वीडियो में समझेंगे, और ये समझना बहुत जरूरी है। आम बोलचाल की भाषा में भले हम रिमूवल जजेस को के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन महाभियोग और रिमूवल में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और उसे जानना छात्रों को और कानून के विद्यार्थियों को जानना तो बेहद जरूरी है। और हाँ, पत्रकारिता करने वालों के लिए भी, क्योंकि हेडलाइन में जब ये लिखते हैं कि जज के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलेगी तो पढ़ने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कानूनी कोना में इसी तरह की हम बातें करते रहेंगे। इसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इस पर कौन सी जानकारी के साथ, किस वीडियो के साथ आ रहे हैं। थैंक यू।